नमस्कार दोस्तों। और आज हम पढ़ने वाले हैं एनवायरमेंटल स्टडीज चैप्टर 7 इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूसेज ऑन एनवायरनमेंट विच गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने बताया था ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या कौन सी गैसेस है। तो CFC, CO2, CH4 एंड N2O ये मैंने बताया था। 1 का D होगा फ्रेंड्स। स्मॉग इज, तो फ्रेंड्स स्मॉग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। याद रखना, स्मोक इसलिए दो शब्दों से मिलकर बना है, स्मोक और फॉग से। फॉग का ओजी लिया गया है आखिरी के, और स्मोक का SM लिया गया है। तो ये सेकंड का बी है आंसर है। और विच गैस इज रिलीज्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड था। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत बुरा दिन था वो भोपाल गैस ट्रेजेडी का। परसेंटेज ऑफ CFC इन ग्रीन हाउस गैसेस। CFC याद रखना, मैंने बताया था। इसका आंसर है ये 2% होगा। तो 4 का C। और ग्लोबल अग्रीमेंट इन स्पेसिफिक कंट्रोल स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस द रिलीज ऑफ ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस वाज अडॉप्टेड बाय। 5 का बी आंसर है फ्रेंड्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यही प्रोटोकॉल आपको याद रखना है फ्रेंड्स। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आखिरी में, अगर आपने कमेंट सुना होगा सारा जो मैं बोल रहा था। तो फ्रेंड्स आखिरी में जब 7 मिनट या 8 या शायद 9 मिनट के बाद मैंने बोलना शुरू किया, उस समय मैंने ये बताया कि आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में जानना होगा और उसके बाद ही जानना। ओजोन डिप्लेशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये कुछ इंपॉर्टेंट और रिलेटिव टर्म्स है जो मतलब इस्तेमाल होते हैं, मतलब क्वेश्चंस में आते ही है। मतलब रिलेटिव टर्म मतलब मेरा ये मतलब नहीं है कि जो ओजोन डिप्लेशन हुआ था ना एक्चुअली, तो उसको रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जिसमें से कुछ सब्सटेंस जैसे CFC ये सबको हटाया गया था, रिड्यूस किया गया था। कुछ 35 या बहुत सारी कंट्रीज जो डेवलप थी और जो अच्छी कंट्रीज थी, उन्होंने अपनाया था कि CFC बंद किया जाए, जिससे वो मतलब परफ्यूम में भी इस्तेमाल होता था फ्रेंड्स, वो रेफ्रिजरेंट में भी इस्तेमाल होता था, रेफ्रिजरेटर में या एयर कंडीशनर में। तो इससे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। और एक्चुअली इतना प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था क्योंकि होल हो रहा था यार एंटार्क्टिका की। मतलब पता चला किसी जापानीज ने, शायद साइंटिस्ट ने ढूंढा था कि उसमें एक होल मिला, तो जिसकी वजह से इसको फिर बहुत मतलब सीरियसली लिया गया, वरना पहले सीरियसली नहीं लिया जाता था इतना। आप जानते होंगे, जो भी पहले अमेरिका ने इनोवेशन किया वो तुरंत कर देता है। जैसे कि पेस्टिसाइड का जो पहले लगा कि एक ग्रीन रेवोल्यूशन होगा, वो एक्चुअली रेवोल्यूशन नहीं निकला, उल्टा कई सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट किया था। तो आप देखेंगे अमेरिका में जो ये हरित क्रांति थी, ये क्रांति नहीं थी, मुझे लगता है ये जो एग्रीकल्चर के रूप में हुआ था, इसने बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट किया। एक जगह पे जहाँ पर एक्चुअली वो क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड्स की ना एक्चुअली छिड़काई हुई थी, मतलब पेस्टिसाइड्स को एक्चुअली स्प्रे किया गया था हेलीकॉप्टर की मदद से, पूरे गांव में बैंड बज गई थी। आप एक्चुअली एक एपिसोड है जो सत्यमेव जयते का ऑन टॉक्सिक फूड्स या ऐसे कुछ, हाँ फूड से रिलेटेड, वो देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ी प्रॉब्लम थी पेस्टिसाइड फ्रेंड्स। और आई डोंट नो उसे आज भी बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन अब कोशिश किया जा रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, इसी से एक रिलेटेड एक क्वेश्चन बताता हूँ जो आता भी एग्जाम में। सिक्किम या शायद ओडिशा, इनमें से एक कोई मतलब स्टेट है, शायद सिक्किम ही था, जिसमें मतलब 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग वो कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग रियल में फ़ायदेमंद होता है। और भी कई तरीके होते हैं हम जिससे पेस्ट या जिसे हम कहते हैं कीड़े मकोड़े से बच सकते हैं एग्रीकल्चर में, वो अपनाए जा रहे हैं। और बहुत अच्छे तरीके, बहुत अच्छी फसल हो रही है और बहुत लोग स्वस्थ हैं। तो इसलिए कोशिश करिएगा, देखिए ऐसे एपिसोड जो आपको नॉलेज दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए शुरुआत करते हैं अब छठवें क्वेश्चन पे। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड बाय। तो फ्रेंड्स कुछ लोग कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड बाय। 6 का डी आंसर, इंफ्रारेड। What percentage of total world population of carbon dioxide do the developed countries contribute? आपको यकीन नहीं होगा, डेवलप कंट्रीज 7 का C 75% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइकली रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो फ्रेंड्स सोचिए, अगर देश हमारा आगे बढ़ गया तो कितना ग्लोबल वार्मिंग होगा। 8 का B, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वर्ल्ड वाइड, ये एक तरीके से देखना हुआ। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन याद रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ये कोई ग्लोबल वार्मिंग का शिकार नहीं है। तो सोचिए फ्रेंड्स, अगर 75% पॉल्यूशन हो सकता है, खुद सोचिए फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब डेवलप कंट्रीज 75% दे रही है, मतलब 75% ज़्यादा करके जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है वो डेवलप कंट्रीज से। तो सोचिए जब इंडिया डेवलप होगा तो क्या होगा। वैसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल या बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हम लोग ऐसे समय पे मतलब डेवलप होना शुरू हुए ना,
जो सस्टेनेबल है, मतलब हम लोग कोल के दम पे आगे नहीं बढ़ेंगे जैसे इंग्लैंड आगे बढ़ा। हम ना कोल पेट्रोल ऐसी चीज़ों की नहीं, हम कोशिश करेंगे बैटरी, सोलर पावर, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, जो शायद आगे हमारे फायदा होगा। हाइड्रोजन इज द फ्यूचर ऑफ द एनर्जी, कहा जाता है कि हाइड्रोजन फ्यूचर है एनर्जी का, तो ये सब इस्तेमाल हो सकता है शायद आगे। अब देखिए क्या होता है, ये तो समय ही बताएगा क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपको यकीन नहीं होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर इफेक्ट। तो फ्रेंड्स 9 का सी, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ज़्यादा क्रिएट ग्रीन हाउस इफेक्ट में नहीं करता, वो तो CF मतलब बाकी के गैसेस करते हैं। जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स, टेम्परेचर एक्चुअली बढ़ जाना, मतलब वो एक्चुअली अब्जॉर्ब कर लेती है गैसेस, वो ना बाहर जाने नहीं देती, रिफ्लेक्ट होने नहीं देती है पृथ्वी से। तो अगर सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट नहीं होंगी तो बहुत हार्मफुल किरणें भी आ जाएंगी, बहुत कुछ होगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और मीथेन गैस यही करते हैं, इसलिए आपने देखा होगा उसमें CO नहीं था। ओजोन डिप्लेशन इज कॉज्ड बाय, और फ्रेंड्स याद रखना ये मेजर कंट्रीब्यूटर नहीं है। मेजर कंट्रीब्यूटर मतलब सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर नहीं है, हो सकता है ये कंट्रीब्यूट करे, मतलब इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता जितना बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड करता होगा कंट्रीब्यूट, ये भी बता देता हूँ। दोनों तरफ से देखिए, इतना कंट्रीब्यूट नहीं करता कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड करता होगा, या और भी गैसेस है, बट हाँ याद रखना हार्मफुल गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड में घुल जाती है ना तो बहुत कई तरह की प्रॉब्लम्स भी होती है, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि ये गैस अच्छी है, ये गैस किस टाइप की है तो आप सोच सकते हो, बट अगर हम सोचे ये ग्रीन हाउस इफेक्ट तो इसमें प्रॉब्लम देती नहीं है, इतना मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये क्वेश्चन को समझना पड़ेगा फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे जिसमें आप सोचोगे कि यार क्या रियल में ये कंट्रीब्यूट नहीं करता, लेकिन हमने तो सुना है कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत हार्मफुल गैस है, तो आपको समझना पड़ेगा कि मेजर कंट्रीब्यूट नहीं करता, माइनर सा है। माइनर मतलब कम, मेजर मतलब ज़्यादा। ओजोन डिप्लेशन इज कॉज्ड बाय, ओजोन डिप्लेशन फ्रेंड्स इज कॉज्ड बाय, सबको पता है ओजोन डिप्लेशन मतलब ओजोन में जो छेद हो रही है वो 10 का A CFC तो शुरू किया है। कन्वर्जन ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू यूजफुल मटेरियल इज नोन एज, तो 11 का B आंसर है रिसाइकलिंग। हाउ मेनी टाइम्स ग्लासेस कैन बी रिसाइकल्ड, तो ग्लास कैन बी रिसाइकल्ड इन इनफाइनाइटली टाइम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनहेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो 13 का C आंसर है फ्रेंड्स, CO2 सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस। देखिए मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है, CO2, और माइनर कंट्रीब्यूशन कौन करता है, CO, मतलब कम कंट्रीब्यूशन CO करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन करता है, CO2, उसी का ऑक्सीजन एक और डाल दो बस। 14 कैटल शीप एंड टर्माइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस, तो 14 का इसका आंसर होगा फ्रेंड्स A आंसर है 14 का मीथेन, याद रखना मीथेन गैस छोड़ती है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट्स फॉर ओजोन डिप्लेशन आर, तो 15 का आंसर है फ्रेंड्स B CFCs, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम डिप्लेशन ऑफ ओजोन ऑकर्स ऑन, तो 16 का आंसर है फ्रेंड्स C साउथ पोल। सस्टेनेबल बिल्डिंग मीन्स दैट, तो 17 का आंसर है C फ्रेंड्स बोथ A एंड B, मतलब अगर आप अच्छी बिल्डिंग बना रहे हो और एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा और साथ में ग्रीन बिल्डिंग, मतलब वो ग्रीनरी को बढ़ावा दे तो बहुत अच्छा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पस ऑफ अ ग्रीन बिल्डिंग, तो याद रखना ग्रीन बिल्डिंग का उद्देश्य क्या नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, नन ऑफ द अबव है। और फिर बाद में वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट ग्रीन बिल्डिंग लोकेटेड, तो ग्रीन सिटी कहाँ पर है। एक्चुअली आपको यकीन नहीं होगा, जो ग्रीन बिल्डिंग जो सबसे पहले इंडिया का लोकेटेड है वो 19 का D है, सोक्रोबजी C11 सोक्रोबजी ग्रीन बिजनेस सेंटर हैदराबाद, आप विजिट कर सकते हैं, अच्छा जगह है। और विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन रेटिंग सिस्टम्स आर करंटली वर्किंग इन इंडिया, तो 2 टाइप की ग्रीन वर्किंग सिस्टम्स मतलब यहाँ इंडिया में काम कर रही है, 20 का C आंसर सही है। लीड एंड ग्रिया दोनों काम कर रही है। व्हेन ग्रिया वॉज लॉन्च इन इंडिया, एक्चुअली ग्रिया वॉज लॉन्च इन इंडिया 21 में, A का है 2008 में लॉन्च हुई थी, लेकिन ग्रिया हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय, अब फ्रेंड्स देखिए ग्रिया वॉज लॉन्च इन 2008, मतलब 2008 में लॉन्च किया गया था और इसको प्रिपेयर किया USGBC, और लीड कब हुआ था, तो ये 3 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। व्हेन लीड वॉज एक्चुअली लॉन्च्ड इन इंडिया, तो लीड वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया मतलब 1998 में, तो कितना एक्चुअली सॉरी फ्रेंड्स 2001 में लॉन्च हुई थी, यही सोचो इतना पीछे कैसे हो गया, 2001 में लॉन्च हुई थी। हाँ, और एक्चुअली सॉरी यार
ओके सॉरी, हाँ मैं एक्चुअली कंफ्यूज हो गया था क्योंकि मैंने देखा 21 के ना दो मतलब लिखा हुआ है, तो इसी वजह से मैं दिक्कत में पड़ गया। लेकिन याद रखिएगा ये थोड़ा गलत हो गया इसीलिए। और 21 का जो ग्रिया वॉज प्रिपेयर्ड बाय टेरी, मैंने ये याद किया था ग्रिया टेरी यही तरीका है। ग्रिया वॉज प्रिपेयर्ड बाय मतलब इन्होंने शुरुआत मतलब प्रिपेयर किया था, टेरी ने किया था। और वैन TERI, और याद रखना जब भी आप किसी के सामने बोलेंगे तो टेरी नहीं बोलेंगे, TERI बोलेंगे। वैन लीड वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया LED, तो वो 23 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, 2001 में लॉन्च हुई थी। ये सॉरी हाँ बहुत गलती हो जाती है, देखिए दोनों का 21 मार्क था इसीलिए प्रॉब्लम हुआ। तो आई होप आप समझ सकेंगे। और यहाँ का आंसर टेरी है, याद रखना मैंने डी पे लगा दिया है, कोई गलत ना समझना, टेरी लॉन्च्ड है, टेरी है। अब रिसाइकलिंग रिड्यूसेस, अब फ्रेंड्स खुद सोचिए रिसाइकलिंग क्या रिड्यूस करता है। तो रिसाइकलिंग एयर पोल्यूशन, एनर्जी वर्क और वाटर पोल्यूशन सारी चीज़ें डिक्रीज कर देता है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएशन कम हो जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसाइकलिंग मैक्सिमम एनर्जी इज सेव, तो फ्रेंड्स आप यकीन नहीं करेंगे 25 का जो डी है ना, 25 का डी एल्यूमिनियम कैंस, वहाँ पर मतलब एनर्जी सेव्ड होता है अगर मैक्सिमम आप, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा एनर्जी लेता है, एनर्जी कैंस। द इंटरनेशनल रिसाइकलिंग लोगो कंसिस्ट ऑफ चेजिंग एरोज, आप फ्रेंड्स एरो चेज करती हुई मतलब एक वो सिंबल है या लोगो आप कह सकते हो। तो ये किस चीज़ का है, तो फ्रेंड्स आपको यकीन नहीं होगा कितना एरोज है ये पूछ रहा है। तो 26 का है ये बी, 3 एक्चुअली है, 3 एरोज है जो चेज कर रही है। तो इंटरनेशनल रिसाइकलिंग लोगो है ये। रिसाइकल इज, तो फ्रेंड्स रिसाइकल एक था रीयूज, तो फ्रेंड्स 27 का आंसर है, इसका आंसर है फ्रेंड्स बी, आंसर है सेकेंड कंपोनेंट। एक था ना कोई स्लोगन जिसमें रिसाइकल दूसरे पे आता है, रीयूज रिसाइकल ऐसा कुछ था ना, तो वो ही चीज़ का एक स्लोगन था। विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव ऑप्शंस, आप वो स्लोगन प्लीज़ कमेंट में बताइए कि क्या था, रिसाइकल रीयूज और फिर ऐसे ही एक और वर्ड था। तो वो तीनों वर्ड लिखिए और हाँ प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव ऑप्शंस हैव जो भी हो यूज टू क्रिएट स्टेबल सप्लाई, तो याद रखना 28 का आंसर डी है, ऑल ऑफ द अबव, मैंडेटरी रिसाइकलिंग कलेक्शन कंटेनर डिपॉजिट लेजिस्लेशन रिफ्यूज बैंस। और फ्रेंड्स याद रखिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए, हम आपको उसका आंसर देंगे और उसमें हेल्प करेंगे आपकी। तो इसलिए कभी भी टेंशन मत लीजिएगा, और आजकल का तो अजीब ही चल रहा है समय, तो प्लीज़ बी मतलब अब इंसान बनिए, मैन बनिए, क्योंकि अब बड़े हो रहे हैं, मैन बनो, अब बॉय मत रहो, मतलब अब बड़े हो जाओ, डिसिप्लिन रहो और कुछ अच्छे काम करना शुरू करो। फॉलोइंग मटेरियल हैज़ हाईएस्ट रिसाइक्लेट क्वालिटी, तो 29 का सी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टील, क्योंकि याद रखना फ्रेंड्स अगर आप ही फ्यूचर हो, जब फ्यूचर ही अगर अच्छा नहीं होगा ना तो बहुत बुरा लगेगा, मतलब आप ही फ्यूचर क्रिएट करने वाले हो। प्लास्टिक पायरोलिसिस कैन कन्वर्ट पेट्रोलियम बेस्ड स्टीम सच एज प्लास्टिक्स इनटू, तो 30 का सी आंसर है फ्रेंड्स, याद रखिए ए एंड बी, फ्यूल्स एंड कार्बन्स। टाइप 1 पॉलीइथाइलिन टेरेफ्लेट प्लास्टिक इज कॉमनली फाउंड इन, तो 31 का ए आंसर है, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड वाटर बॉटल्स में टाइप 1 या पॉलीइथाइलिन टेराफेथलेट जो भी हो यार मतलब ये जो फाउंड होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड वाटर बॉटल्स में होता है। अब फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि ये कुछ शब्द होते हैं जो इंसान बोल नहीं पाते, मतलब हमारे यहाँ के लोग इंडियंस बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्यों होते पता है, क्योंकि उनका मतलब आप यकीन नहीं होगी अगर यही हमारी जो भाषा रशिया में बोलेंगे ना तो उनके जो गाल होते हैं फूले होते हैं, या रशिया नहीं शायद कोई देश है, मतलब ऐसे बाहर के जो देश होते हैं वो फूले होते हैं, तो वो हमारे कुछ वर्ड्स नहीं बोलते हैं। इसलिए मतलब जब वो मुंबई, ये क्या नाम है, अंग्रेज़ आए थे ना तो उन्होंने बॉम्बे रख लिया था, लेकिन नाम या शायद मुंबई रख दिया था ना, पहले कुछ और नाम था फिर उसका नाम बदल दिए थे। क्यों, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहे थे वो नाम। तो आप खुद सोच सकते हो और ये जो कैलिकट था या इसका नाम ऐसा कुछ था, लेकिन उसको कलकत्ता बोलने वो लोग, क्योंकि कैलिकट वो लोग बोल नहीं पा रहे थे। तो ऐसे कई शब्द होते हैं जो वो लोग नहीं बोल पाते हैं, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आप कुछ वर्ड्स नहीं बोल पा रहे हो तो उसमें आपको दिक्कत है, बस कोशिश करिए, अगर नहीं निकल रहा तो कोई दैट्स फाइन। आप यकीन नहीं करेंगे तमिलनाडु वाले तो बिल्कुल नहीं टेंशन लेते, वो तो बिंदास बोलते हैं कि उनकी लैंग्वेज आप देखे होंगे तो इंग्लिश में वो ऐसे बोलते हैं जैसे अपनी भाषा, मतलब
तो इसलिए इतना ज़्यादा सोचिए मत, बोलिए बस, इंग्लिश सीखिए जिससे आपको थोड़ा बहुत लगेगा कि हाँ इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर सोचिए आप इंग्लिश बोल के आप घर बैठे अमेरिका से पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब घर से ही काम करना होगा। अगर जो आईटी वाले हैं लैपटॉप से जिनका सिर्फ काम रहता है, तो ऐसा समय आएगा ज़रूर। और फ्रेंड्स जैसे बीपीओ, बहुत सारे ऐसे काम है जो घर पे बैठ के हो सकते हैं, मतलब ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑफिस वालों को घर से काम मिल सकता है। तो ऐसे कई काम हैं और ऐसे काम हुए, आपको यकीन नहीं होगा जब लॉकडाउन हुआ। तो अगर आप सोचिए अमेरिका में, मतलब अमेरिका की कंपनी में काम कर रहे हो घर बैठ के, वो भी इंडिया में, तो सोचिए डॉलर्स में कमा रहे हो, पैसा अच्छा कमाओगे फ्रेंड्स। इसलिए इंग्लिश सीखिए, बहुत काम आएगा आगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मैंने इस वीडियो में ज़्यादा बोला है, आपको बस थोड़ा मोटिवेट कर रहा हूँ, प्लीज़ कुछ अच्छा करिए। आई होप, बाय फ्रेंड्स।